जनरल सेक्रेटरी जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने साउथ कोरिया और जापान को विजिट किया और ये विजिट रिमार्केबल थी क्योंकि जहां पर जापान और साउथ कोरिया सिचुएटेड है, दैट रीजन इज नोन एज ईस्ट एशिया और इस रीजन को चाइना अपना नाइबरहुड मानता है। चाइना की वेस्ट के साथ राइवलरी को देखते हुए वो नहीं चाहता कि कोई भी वेस्टर्न स्टेट इस रीजन के अंदर इंटरवेंशन करे। चाइना बिलीव्स इट टू बी थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। इस बात का सबूत नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद भी देखा गया, जिसके बाद चाइना ने सीवियर रिएक्शन दिया था। अब नेटो के जनरल सेक्रेटरी की विजिट अगेन चाइना की परेशानी का बायस है। इस डेवलपमेंट के बाद ये भी देखा जा सकता है कि नेटो इज एक्सपांडिंग टुवर्ड्स ईस्ट एशिया, जो कि चाइना और वेस्ट के बीच एक फ्रिक्शन पैदा कर सकता है। नेटो के ईस्ट एशिया में क्या इंटरेस्ट हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साउथ कोरिया और जापान का नेटो के साथ क्या कनेक्शन है। दीज टू स्टेट्स आर नॉट नेटो मेंबर्स, लेकिन नेटो इनको आउटसाइड यूरोप अपना पार्टनर मानता है और नेटो की इनके साथ अलाइनमेंट ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर तो ये कह दिया दैट यूक्रेन टुडे में बी ईस्ट एशिया टुमारो, यानी कि आज का यूक्रेन कल ईस्ट एशिया भी बन सकता है। इस बात का मतलब ये था कि ऐसी सिचुएशन कल ईस्ट एशिया में भी पैदा हो सकती है। अगर बात करें जापान की तो 1945 के बाद सोवियत यूनियन और यूएस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी एंड एट दैट टाइम जापान वाज क्लोज एलाई ऑफ द यूएस। 1945 के बाद ये दुनिया के अंदर दो बड़े पावर थे जिनके बीच हालात बहुत कशीदा थे। 1970s और 1980s में इनके दरमियान आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशन शुरू होते हैं, जिनको स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स यानी साल्ट भी कहा जाता है। और 1987 में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसको इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी INF ट्रीटी भी कहा जाता है। ये ट्रीटी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में साइन होती है, जिसके अंदर ये तय पाया जाता है कि जितने भी ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। लेकिन सारी एग्रीमेंट्स ने जापान को परेशान किया हुआ था। जापान बीइंग अ क्लोज एलाई ऑफ द यूएस, उसको ये डर था कि इन मिसाइल्स के रिमूवल के बदले जापान सोवियत यूनियन की रेडार पर आ सकता है। जापान को ये भी डर था कि सोवियत यूनियन अपने फार ईस्ट रीजन के अंदर जैसे कि कुरिल आइलैंड्स के अंदर अपने वेपन्स डिप्लॉय कर सकते हैं। इस केस में जापान ने नेटो के साथ इनफॉर्मल टॉक्स में हिस्सा लेना शुरू कर। इन टॉक्स का मतलब था कि जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए कॉन्सर्न था। जापान वांटेड इट्स सिक्योरिटी गारंटीज। उस टाइम से लेकर जापान और नेटो के बीच ताल्लुकात गहरे होते गए और इस रिलेशनशिप को 1990s में फॉर्मलाइज कर दिया गया बाय डिक्लेयरिंग टोक्यो द ओल्डेस्ट पार्टनर ऑफ नेटो आउटसाइड यूरोप। इसके बाद जापान और नेटो के रिलेशनशिप बढ़ते चले गए। 2001 में जापान ने अपनी मिलिट्री शिप्स इंडियन ओशन में भेजी टू सपोर्ट यूएस एंड यूरोपियन शिप्स जो कि अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी। यू नो दैट यूएस लॉन्च्ड वॉर ऑन टेरर इन 2001 एज अ रिस्पांस टू अटैक ऑन इट्स ट्विन टावर्स। हैरान कुन बात ये थी कि दैट वाज फर्स्ट टाइम कि जापान ने वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार इसी तरीके से अपनी मिलिट्री शिप्स को भेजा था। इस बात से ये जाहिर होता है कि जापान वाज कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिटी और वो अपने रिलेशनशिप यूएस के साथ गहरे करना चाहता था। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की तो कोरियन वार जो कि 1950s में शुरू होती है, उसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस कमांड को सेटअप किया गया। इसका मतलब था टू डिफेंड साउथ कोरिया, क्योंकि 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुताबिक ये एक्ट ऑफ एग्रेशन था। एज अ रिजल्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यूनाइटेड नेशंस कमांड को सेटअप किया, जिसमें मल्टीनेशनल फोर्सेस ने शमूलियत की अंडर द कमांड ऑफ जनरल डोगलस मैकआर्थर। अब इस सारे केस का मकसद साउथ कोरिया को डिफेंड करना था। तो ऐसे ही 2005 से साउथ कोरिया ने भी नेटो के साथ वेरियस फील्ड के अंदर कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद साउथ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी का ये एक मेन प्रिंसिपल बन चुका है। तो ये थी इनके रिलेशनशिप विद नेटो। इन सब को देखते हुए अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो को क्या मिल रहा है इन सब से? नेटो के अपने इंटरेस्ट हैं। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आज के मुताबिक 30 मेंबर्स हैं एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1949 और ये कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट थी। इसका मकसद ये है कि अगर नेटो की किसी भी मेंबर स्टेट के ऊपर अटैक किया गया बाय एनी अदर स्टेट तो उसके रिस्पांस में सारी नेटो मेंबर स्टेट्स काउंटर अटैक करेगी। अब नेटो के इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ नेटो इज डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। नॉर्थ कोरिया इज एन अथॉरिटेरियन रिजीम जिससे न सिर्फ साउथ कोरिया को खतरा है बल्कि यूएस को भी खतरा है। यूएस की ये प्रायोरिटी रही है कि इस रीजन को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। अथॉरिटेरियन रिजीम से सिर्फ यूएस को ही नहीं बल्कि सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को खतरा महसूस होता है। एज अ रिजल्ट नेटो अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बनाना चाहता है और इस रीजन के ऊपर अपनी नज़र रखना चाहता है
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमर्जिंग एक्सेस ऑफ न्यूक्लियर पावर्स। आज की जियोपॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर जैसा माहौल महसूस होता है। अल्दो पहली कोल्ड वॉर के दौर में ऑन द वन साइड कम्युनिस्ट ब्लॉक था एंड ऑन द अदर साइड कैपिटलिस्ट, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज जंग डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच ज्यादा दिखाई देती है। आज से पहले कुछ वीडियोस में मैंने ये बात डिस्कस की है कि किस तरीके से रशिया इज सपोर्टिंग ऑटोक्रेसीज और ईरान एंड सऊदीया के बीच में जो डिप्लोमेटिक डील साइन हुई है जिसका ब्रोकर चाइना था, उसमें भी किस तरीके से ऑटोक्रेसीज स्ट्रेंथन हो रही हैं, वो भी मैंने ईरान सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिक डील के वीडियो में डिस्कस किया था। मकसद ये है कि सारी ऑटोक्रेसीज जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ये डेमोक्रेसीज को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट लगता है। अगर ईस्ट एशिया के अंदर देखें तो यहाँ पर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, दीज ऑल आर ऑटोक्रेसीज जो कि जाहिर ज़हूर वेस्ट के खिलाफ है और यूएस कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। तो इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाना सिर्फ नॉर्थ कोरिया की वजह से नहीं बल्कि चाइना की वजह से भी है। और यहाँ पर डर ये पाया जाता है कि इन सारी स्टेट्स के पास एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद है जो कि दुनिया को एक नए रुख में ले जा सकते हैं। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इज द ताइवान फैक्टर। यूक्रेन वार के बाद वेस्ट को ये डर है चाइना ताइवान के ऊपर ऐसा ही अटैक कर सकता है। वीडियो के शुरू में हमने नैन्सी पेलोसी के दौरे के बारे में डिस्कस किया और उस दौरे का मकसद चाइना को कन्विंस करना था चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने की ना सोचे, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया बहुत गहरी हद तक ये कॉन्सर्न पाया जाता है कि चाइना ताइवान के ऊपर ऐसा ही अटैक कर सकता है। और ताइवान इस रीजन के अंदर जियोपॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके नतीजे में दोनों स्टेट्स इसको खोना नहीं चाहती। इसके और भी फैक्टर्स हैं जिसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम एक और फैक्टर की बात करें तो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। जो इस रीजन को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। इस रीजन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स, रिसोर्सेज और दुनिया के साथ कनेक्टिविटी पाई जाती है जिसके नतीजे में वेस्टर्न स्टेट ये नहीं चाहती कि इसका कंट्रोल चाइना के पास चला जाए। ऐसे में काफ़ी नेटो मेंबर स्टेट्स अपनी प्रेजेंस इस रीजन के अंदर बना रही हैं, पार्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। यूएस की तो अपनी प्रेजेंस इसमें है ही है, लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स फॉर एग्जांपल यूके और फ्रांस भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बनाना चाहती हैं क्योंकि वो इस इम्पोर्टेंट रीजन से दूर होना नहीं चाहती। अगर हम बात करें यूके की, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट्स जो कि एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर एंड दैट वाज साइंड इन 1971। यूके की अगर हम बात करें तो यूके साउथ ईस्ट एशिया का कॉलोनियल पावर भी रहा है, इसलिए उसकी हिस्टोरिकल टाइज हैं इस रीजन के साथ, लेकिन इससे बढ़कर है इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। सिमिलरली फ्रांस भी इन्हीं इंटरेस्ट को देखते हुए इसमें अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है और इन स्टेट्स की जानिब से एक वर्जन ये भी दिया जाता है टू अपहोल्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि चाइना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की वायलेशन करता है जिसके नतीजे में ये समझते हैं कि इनकी ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर। लेकिन ये एक मोरल आर्ग्यूमेंट है एंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज नो मोरलिटी। और इस रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस का सबूत इनके काफ़ी ऐसे अलायंसेस और इनिशिएटिव से भी मिलता है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, यहाँ फिर इन्होंने एक और अलायंस फ्यूचर्स इन दी इंडो पैसिफिक भी लॉन्च किया था जिसमें बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान शामिल। अगर हम बात करें इस रीजन की तो भारत भी इनफॉर्मली इन स्टेट्स के साथ अपना रोल प्ले करता है। अल्दो भारत ने अभी तक अपनी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली भारत इन स्टेट्स के साथ इस रीजन के अंदर अपना इंटरेस्ट शेयर करता है टू कंटेन चाइना। अगर हम बात को कंक्लूड करें तो इन सारी स्टेट्स का कलेक्टिव इंटरेस्ट है टू डिफीट ऑटोक्रेसीज। इन ऑटोक्रेटिक स्टेट्स के साथ में आने से इनको अपने इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थ्रेटन होते हुए नजर आते हैं और दोनों विंग्स इधर ऑटोक्रेटिक स्टेट्स और डेमोक्रेटिक स्टेट्स एक सिक्योरिटी डायलेमा के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें चाइना समझता है अगर ये ताइवान के करीब आ गए तो चाइना के ऊपर अटैक कर सकते, या फिर इन्होंने अगर इस रीजन का कंट्रोल ले लिया तो ये इन चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी को एकदम से कलेप्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चाइना का 40% ऑयल पास होता है, लेकिन सबसे कंसर्निंग बात ये है कि ये एक रीजन ऐसी फ्रिक्शन पॉइंट बन सकता है जो कि पूरी दुनिया को एक बार में ले जा सकता है एंड वर्ल्ड वार 3 कैन बिगिन फ्रॉम हियर। और वो वार सिर्फ उनके बीच नहीं होगी बल्कि डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसीज के दरमियान लड़ी जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियोस
और एनालिटिक्स ऑन ग्लोबल अफेयर्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल।